महापंचायत में हमारे साथ शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की हैं और छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं और एक जुझारू नेता हैं। उर्मिलेश एक पत्रकार, चिंतक और ऐसे मामलों के खास तौर पर जानकार हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ हैं चंद्रभान प्रसाद जी, जो इस तरह के मुद्दों पर लंबे समय से काम करते आए हैं। एक चिंतक हैं, एक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने जो हमारे समाज की विडंबनाएं हैं उन पर जमकर काम किया है। इनके साथ बातचीत हम करेंगे और इस बातचीत में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं। लेकिन इस बातचीत से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जिस छात्र रोहित वेमुला को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम हो गईं, उसकी खुदकुशी ने देश की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी को सभी छात्रों के निलंबन का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह दलित वर्सेस नॉन दलित का रंग देने की कोशिश हुई, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। तथ्य ये है कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो भी ओबीसी है। यहाँ पर जातिवाद कुछ नहीं हुआ। उसको जाति का रुख देना अपनी राजनीति के लिए न सिर्फ राजनीति से बहुत बड़ा एक डिससर्विस है। शर्म नहीं आई उन्हें कि रोहित जो खुदकुशी कर चुके आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कास्ट को लेके वो कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। नहीं, वो तो ओबीसी थे, वो तो दलित थे। पिछले साल अगस्त महीने में रोहित पर एबीवीपी नेता सुशील कुमार की पिटाई के आरोप लगे थे। 10 अगस्त 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से मामले की शिकायत की गई। उन्होंने 17 अगस्त 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को खत लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सितंबर से नवंबर 2015 के बीच मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को 5 चिट्ठियां लिखी गईं और फिर दिसंबर 2015 में रोहित और 4 छात्रों को हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया। कैफेटेरिया जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 17 जनवरी को रोहित ने यूनिवर्सिटी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक सुसाइड नोट भी सामने आया, लेकिन रोहित पर लगे मारपीट के आरोप और उसका सुसाइड लेटर दोनों संदेह के घेरे में है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बनाने का फैसला किया है, जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। नाराज छात्र वाइस चांसलर को बर्खास्त करने की मांग पर अब भी अड़े हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक छात्र, D.Litt का छात्र, डॉक्टरेट कर रहे थे और यह भी नहीं है कि वो आरक्षण से वहां आए थे। दलित वर्ग से थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के बूते पर आए थे। कितने संवेदनशील थे वो, किस तरह से समाज को देखते थे वो, इसको समझाने के लिए उन्होंने अपनी आत्महत्या से पहले जो नोट छोड़ा है उसकी कुछ पंक्तियों को पढ़कर सुनाता हूं। मैं तो हमेशा लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सेगन की तरह, और अंततः मैं सिर्फ यह एक पत्र लिख पा रहा हूं। मैंने विज्ञान, तारों और प्रकृति से प्रेम किया। फिर मैंने लोगों को चाहा, यह जाने बगैर कि लोग जाने कब से प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी अनुभूतियां नकली हो गई हैं। हमारे प्रेम में बनावट है, हमारे विश्वासों में दुराग्रह है। इस घड़ी मैं आहत नहीं हूं, दुखी भी नहीं, बस अपने आप से बेखबर हूं। कितना दर्द है, किस तरह की भावनाएं हैं। एक व्यक्ति
जो समाज में रहते हुए भी अपने आप को समाज से कटा हुआ देखता है। मैं इसके इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पिछले साल अगस्त में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। अंबेडकर छात्र संगठन हैदराबाद विश्वविद्यालय में है। पहले उन्होंने एक दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई। फिल्म दिखाने के बाद उन्होंने मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता से उनका विवाद हो गया। विवाद के बाद लंबी कार्रवाइयां चली। बीजेपी के एक सांसद ने, मंत्री ने मानव संसाधन राज्य मंत्री को पत्र लिखा। फिर कार्रवाई की बात की गई। एक वाइस चांसलर ने कोई कार्रवाई नहीं की और यह कहा कि यह छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़ा है। लेकिन जैसे ही वो वाइस चांसलर हटे, दूसरे नए वाइस चांसलर आए तो उन्होंने 5 छात्रों को विश्वविद्यालय से निकालने का फैसला किया। उनको हॉस्टल से हटा दिया गया। एक और बात है, रोहित को पिछले 7 महीनों से उनका फेलोशिप का पैसा जो था वो भी नहीं दिया जा रहा था। यानी अगस्त से ही करीब करीब फेलोशिप का पैसा भी रोक दिया गया था। आखिर क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है? क्या दो छात्र संगठनों के बीच विवाद इतना बड़ा था कि पूरे 5 छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ की जाए, या इसमें कहीं राजनीति है? लोग राजनीति देख रहे हैं, राजनीति करने वाले वहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, और भी बहुत सारे नेता, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा चुके हैं, और देश भर के विश्वविद्यालय जो हैं वो सुलग रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चंद्रभान जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आखिरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में जो हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां से एक खास तरह की राजनीति जो चलती रहती है वो खत्म नहीं हो पाई। देखिए, 1854 में जब पहली बार लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में आई तो पब्लिक प्लेसेस पर स्कूल्स बनने लगे, और जब दलितों ने प्रवेश करने की कोशिश की तो पूरे देश भर में दंगे हुए, और अंततः सरकार को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए दलित डिप्रेस्ड क्लासेस उस समय कहते थे, देश भर में अलग अलग स्कूल बनाने पड़े। उसी तरह के एक स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। तो अभी समाज में परिवर्तन आया है, जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पर उतना परिवर्तन नहीं आया है कि दलित अगर बुलेट से जा रहा है, अपने पैसे से खरीदी हुई बुलेट, तो समाज ताली बजाए, खुशी होकर के देखो हमारा एक अनटचबल ब्रदर आज बुलेट से जा रहा है। साइकिल पर मंजूर है। हमारे जमाने बचपन में तो साइकिल भी चलाना मंजूर नहीं था लोगों को। दलित स्कूल टीचर बने तब तो ठीक है, चलो चलेगा, पर पीएचडी, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज के एक हिस्से में इसको स्वीकार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये एक समस्या, एक गंभीर समस्या ये है कि जातिगत भेदभाव आज भी समाज में है। हालांकि कई सारे चिंतक हैं जो ये कहते रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म कर दो तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा, नई जनरेशन यहाँ बैठी है। इसी जून में प्रतापगढ़ के एक गांव में 2 दलित भाई, जिनके पिताजी अहमदाबाद में मजदूर हैं, आईआईटी जनरल कैटेगरी में क्रैक किया एडमिशन। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसको अपने यहाँ बुलाए सम्मानित करने के लिए, और हम सब खर्चे देंगे इसको प्रॉमिस करने के लिए। उनको सारा कुछ सम्मान मिला, हर जगह मीडिया में छाए रहे। शाम को घर वापस गए तो गेस करिए क्या हुआ? गांव वालों ने उनके घर पर पत्थर बरसाए। और 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में एक दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ के आ रहा है, तो पूरे गांव के लोगों ने पत्थर बरसाया, पुलिस वाले भी घायल हो गए। तो समाज में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन यह एक एलिमेंट ऐसा है कि अगर हम
इस पर समाज ध्यान नहीं देगा, नई पीढ़ी ध्यान नहीं देगी, तो भारत एक कैसा देश है जहां पर एक बर्तन को कुत्ते ने चाट लिया तो धूल के इस्तेमाल में हो गया, अगर अछूत ने छू लिया तो उसको तोड़ दिया गया, बोला तुम ही लेके जाओ, तुम ही लेके जाओ। ये एक गंभीर समस्या है और आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी इन बातों को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है। अनिला जी, आरोप यह है कि बीजेपी के जो स्थानीय सांसद हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी मानव संसाधन मंत्रालय को, उनकी सिफारिश पर सरकार विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की। पहले जो वाइस चांसलर थे उन्होंने लिखकर भेज दिया कि ये 2 छात्र संगठनों का झगड़ा है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड वीसी आए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। आरोप सीधे तौर पर आपकी पार्टी पर है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार चलते चले आ रहे हैं और उसको एक राजनीति का पूरा एक जुमला पहना दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठ रही है क्योंकि राजनीति हो रही है। अगर आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आई तो उन छात्रों के ऊपर एक्शन लिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया। मैं यहाँ इस मसले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि जब तक एनडीए सरकार केंद्र में नहीं आई थी तो उससे पहले वाली सरकार क्या कर रही थी। आज एक छात्र ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, एक माँ ने एक बेटा खोया, इस भारतवर्ष ने एक प्रतिभा को खोया। मैं इस चीज को मान रही हूँ, परंतु जब छात्र 2 गुट हैं, राजनीति आपस में चल रही है, आपस में भिड़ रहे हैं, तो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं एनडीए सरकार पे उंगली उठ गई है, तो यही उंगली जो है यूपीए सरकार पर भी उठनी चाहिए थी। तो मैं फिर इस चीज के बीच में नहीं आती हूं। ये पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, पॉइंट्स नोट किए जाएंगे कि किसको घेरे में लिया जाए, किसको घेरे में नहीं लिया जाए। पर जिस प्रकार से छात्र राजनीति आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक बहुत ही मैं कहूँगी अजीब परिस्थिति में आ चुकी है। छात्र कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स उनको मिलती हैं, ये सोचते हुए मिलती हैं कि ये अच्छी पढ़ाई करेंगे और देश को जो है विकास की राह पर बढ़ाएंगे, और वहीं राजनीतिक पार्टियां अगर उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए इस मोड़ पर छोड़ जाती हैं कि अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें खुदकुशी करनी है या राजनीति करनी है हमारे साथ या विकास के लिए काम करना है, तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि आजकल ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं वो इसी चीज के प्रताड़ित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल पावर करिश्मा होता है उससे ग्रसित होते चले जा रहे हैं। ग्रसित होते चले जा रहे हैं। उर्मिलेश जी, अनिला जी जो कह रही हैं उससे एक बात बहुत साफ निकल कर आ रही है कि जो गड़बड़ी है वो सिस्टम की है और रोहित की मौत जो है वो एक सिस्टम का फेलियर है, जबकि बहुत सारे लोग, रोहित के साथ के लोग और देश के दूसरे सारे लोग मानते हैं कि इसमें वाइस चांसलर, मानव संसाधन मंत्रालय और जो स्थानीय सांसद हैं उनकी भूमिका रही है और वो ही जिम्मेदार है। देखिए, अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो रोहित वेमुला की जो आत्महत्या है, जो निश्चित रूप से हत्या है, मैं इसको निशंस हत्या ही कहूँगा, वो सिस्टम के कारण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो वो कह रही हैं उसकी पहले वाक्य से मैं सहमत हूँ कि ये जो व्यवस्था है वो ऐसे लोगों को मारती है और हमारे समाज में बहुत सदियों से चला आ रहा है। आज़ादी के बाद हमने सोचा कि शायद ये सिलसिला थमेगा, लेकिन ये थमा नहीं। और मैं नहीं मानता कि जातिवाद और जातीय समस्या भारत में कमज़ोर हो रही है। एक लेवल पर कमज़ोर दिखती है तो दूसरे लेवल पर ये बहुत स्ट्रांग भी होती है। अब रही बात रोहित वेमुला के साथ जो कुछ हुआ यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसमें कौन जिम्मेदार है, जवाबदेह कौन है? आज के हालात में व्यवस्था के कारण मौत हुई है, ये तो बात ठीक है, ये बहुत मोटी बात है, ये बहुत व्यापक इसके अर्थ हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पर अगर जाया जाए तो उसमें साफ झलकता है कि जो ये आपने स्वयं बताया अपने इंट्रो में कि जुलाई अगस्त से ये मामला चला रहा था, उसकी फेलोशिप बहुत पहले रोकी गई थी। फेलोशिप किन कारणों से रोकी गई थी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सबके सामने है, अखबारों में लोगों ने पढ़ा है, सबको मालूम है। इस देश के विश्वविद्यालयों में ये आम बीमारी है। और दिलचस्प बात यह है कि चंद्रभान और मैं दोनों एक साथ पढ़े हैं
हम थोड़ा उनसे सीनियर थे शायद 1-2 साल, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की फेलोशिप अक्सर रोकी जाती थी। ये हमने कोई और वो देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, तो ये हमारे देश में पहली बार नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ये इस देश के आम विश्वविद्यालयों की आम बीमारी है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो स्पेसिफिक की बात जो मैं कर रहा हूं, तो देखिए जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर हैं और उनका अपॉइंटमेंट बड़े ताकतवर लोगों ने कराया। वो वाइस चांसलर बनने लायक नहीं थे और वो सज्जन जब वहां पर थे एक दूसरे पद पर, डीन थे उस समय संभवतः वो, उस वक्त 13 छात्रों का बाकायदे वहां से सस्पेंशन हुआ था और 13 दलित थे, सब दलित, 13 दलित थे। ये कोई नई बात नहीं है। तो दलितों के साथ उनके आचरण का लंबा इतिहास है। यह इतिहास जानने के बावजूद, यह पृष्ठभूमि जानने के बावजूद, क्योंकि जब उनका स्पेकुलेट हो रहा था नाम कि वो वाइस चांसलर बनने जा रहे हैं, तो वहां के छात्रों, गणमान्य शिक्षकों, बुद्धिजीवियों ने बाकायदा पिटीशन दिया था कि इनको नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ताकतवर लोग, इस देश की सत्ता में जो शामिल लोग हैं, वो उनको बनाने में आगे थे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विश्वविद्यालयों के छात्र यहाँ मौजूद हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं सबसे ऊपर की लाइन में? जी बोलिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है, मैं ARSD कॉलेज से हूँ, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी, गणित स्नातक का। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बेहद ही संवेदनशील विषय है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो भावनाएं आती है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके अनुसार तर्क जो होता है वो केवल बुद्धि का विषय है, परंतु हमारे हृदय की सिद्धि तक बुद्धि नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर जब रोहित की गलती क्या थी? बस यही कि उन्होंने अपने भावनाओं को उजागर किया, याकूब मेमन को जो फांसी दी जाने वाली थी उसका विरोध किया। यदि यह उनकी गलती थी तो ये हम किस प्रकार के लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या यहाँ पे हमें अपने अभिव्यक्ति का भी अधिकार नहीं है? चंद्रभान जी, मैं समझता हूँ कि मैं भी जवाब जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें आप दे दीजिए। इस पत्र में एक लाइन लिखा है रोहित ने, देयर इज ए ग्रोइंग गैप बिटवीन माई बॉडी एंड माई सोल। मेरी आत्मा और शरीर में एक गैप होता जा रहा है। मैं 10 साल तक कॉलम लिखा हूँ तेलुगु अखबार में। मेरे दोस्त हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। मैंने एक प्रोफेसर से कहा कि इसका क्या अर्थ है, जरा हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट और होल्ड करिए फ़ोन, हम बताते हैं। रोहित की माँ ने शादी किया एक लोअर ओबीसी समाज के आदमी से। 3 बच्चे पैदा हुए, दो बेटे और एक बेटी। वो बीच में ड्रग एडिक्ट निकल गए और घर छोड़कर सदैव के लिए कहीं चले गए। तो रोहित की माँ ने पाला बच्चों को, एक दर्जी का काम शुरू किया और 27-30 साल पहले दर्जी का काम गांव में करने का मतलब 4 आना 8 आना 1 रुपये के लिए काम करना। चूंकि रोहित को जो बचपन में जब जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो एक सवाल पूछता गया कि मैं तो ओबीसी का बेटा हूं, पर समाज ने मुझे अछूत ही क्यों माना? क्यों मुझे अलग से बिठा खाना खिलाया गया? क्यों मैं अलग कप में चाय मुझे पिलाया गया? क्यों टेम्पल में मुझे जाने की जो है इजाज़त नहीं मिली? जानते उन्होंने क्या कहा? कभी शायद रोहित ने अपनी किसी दोस्तों से कहा हो, समाज ने मेरी माँ की कोख को मेरा बाप समझ लिया। तो जब उसका बीजेपी के छात्र संगठन ABVP ने सोशल बायकॉट डिक्लेयर किया यूनिवर्सिटी कैंपस में, आप जरा सोचिए अपने आप को कि अगर आपके साथ लोग फैसला ले लें कि इनके साथ न चाय पिएंगे, न इनके साथ खाना खाएंगे, न इनसे हाथ मिलाएंगे, न इनसे बात करेंगे, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी? खासतौर से उस व्यक्ति पर जो छुआछूत भोग कर आया हैदराबाद, तो डांस कर रहा था, तालियां बजा रहा था, अब मैं आजाद हो गया, अब यहाँ छुआछूत नहीं, अब यहाँ जातिवाद नहीं। लेकिन उसको उसी सब कुछ से गुजरना पड़ा। अलका जी, क्या आपको लगता है अभी जो इन्होंने सवाल किया उसका एक हिस्सा बाकी है कि मौत तक कैसे धकेला गया उसको? क्या राजनीति उसके पीछे नहीं है? देखिए, मैं पूरे पैनल में मुझे लग रहा है एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि के तौर पर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरा सफर शुरू हुआ। विश्वविद्यालय की राजनीति क्या है, छात्रों के कितने आपको संवेदनशील होना पड़ता है। मैं उम्मीद करती थी कि स्मृति ईरानी जी का किसी भी तौर पर अगर संबंध रहा होता किसी भी विश्वविद्यालय से, तो वो छात्र राजनीति क्या है, छात्र कितने भावुक होते हैं, उसे समझ पाती। रोहित एक दलित छात्र था, PhD स्कॉलर था। दलित होने के बावजूद भी उसने अपनी एडमिशन रिजर्वेशन के तहत नहीं करवाई। वो अपनी काबिलियत पे उसने बिना रिजर्वेशन के उस सीट को पाया। और यह हकीकत है, 1,75,000
जो उसके स्कॉलरशिप का पैसा था पिछले कितने महीनों से उसे क्यों रोका गया? 7 इसका जवाब 7 महीनों से, जो आपने वो एक लेटर में लिख कर गया कि उसको, उसकी माँ और उसके परिवार को 1,75,000 जो उसका हक है उसे दिलवा दिया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं, यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कैंपस के अंदर बहुत से छात्र संगठन हैं, आपस में बहुत से वाद विवाद होते हैं, वाइस चांसलर हैं, कमेटीज हैं, उन पे फैसला छोड़ना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि एक स्थानीय केंद्रीय सांसद जो जिनका नाम बताया जा रहा है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने इंटरफेरेंस किया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री ने 1 बार नहीं 5 बार लेटर लिखकर पूछा विश्वविद्यालय से कि आपने इन सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की। तो साफ दिख रहा था कि पूर्व के वाइस चांसलर दबाव में थे। मैं उनकी सराहना करती हूं कि दबाव में होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो है जो सही समझा, जो जांच बिठाई, जांच में जो आया कि हाँ ये कार्रवाई नहीं बनती कि उनके भविष्य से रोहित और उनके 5 स्टूडेंट के भविष्य से खेला जाए, उन्होंने कह दिया ये सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन नए वाइस चांसलर को, जिनके बारे में जिक्र किया है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने रसूख वाले हैं, किस विचारधारा में वो विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको लाया गया ताकि एक दलित विरोधी नीति कि पहले वो 10-15 स्टूडेंट जो दलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यही वाइस चांसलर जिन्हें अब की एचआरडी मिनिस्टर लाई है वो कर चुके हैं। मैं ये साफ कहती हूं, एक चुनी हुई प्रतिनिधियों की हिंदुस्तान की राजनीति, आज हम गणतंत्र दिवस के लगभग आजादी के 70 साल के करीब पहुंच रहे हैं, जिस राजनीति को इस देश के युवाओं को, इस देश को जाति धर्म से ये सब पिछड़ी और इनसे निकाल कर लाना था, ये और इसे इस दलदल में धकेल चुके हैं, ज्यादा धकेले जा रहे हैं और ये दिख रहा है। जी जी जी, और इतना नहीं, आज अभी एक खबर आई है कि एक बच्चा जो दलित है, स्टूडेंट है, अपनी फीस को नहीं भर पा रहा है, इसलिए वो अपने ऑर्गन तक बेचने को मजबूर हो गया है। और उसके ऑर्गन इसलिए नहीं खरीदे गए क्योंकि पता लग गया ऑर्गन बेचने वाला एक दलित है। आप सोचिए कि कहां तक हमारी जो है वो जड़ें फैल चुकी हैं। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, फिर आप राजीव जी और ऑडियंस के पास जाइएगा। जब अलका जी बोल रही थी और चंद्रभान जी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। विचलित इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरी पार्टी के विषय में या हमारी पार्टी के मिनिस्टर्स के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है, उस चीज से बिल्कुल विचलित नहीं हो रही है, क्योंकि जांच बैठी जाएगी और जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। परंतु विचलित मैं इसलिए हो रही हूँ, जैसे अलका जी ने कहा कि अब ऑलमोस्ट 70 साल जो हो जाएंगे हमारे देश को गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट करते हुए, और फिर भी आज की तारीख में भी अगर दलितों को इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो कौन जिम्मेवार है? क्या दलितों के वो नेता जिम्मेवार नहीं है? क्या मायावती जी जैसी जो चीफ मिनिस्टर बन के उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनकर बैठती हैं, उन्होंने क्या किया दलितों के लिए? कि आज कौन सा गांव आपने बताया, प्रतापगढ़ चंद्रभान जी, कि वहां पर 2 बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं तो गांव वाले उन पे पत्थर बरसाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी से पहले क्या बीएसपी पार्टी यहाँ पे नहीं थी? उनकी मुखिया दलित नहीं थी? जब सत्ता से बाहर जो भी राजनीतिक पार्टी होती है तो उसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी पड़ती है, ये उनकी मजबूरी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो कभी वो दलितों की राजनीति करने लगती हैं और कभी वो पिछड़ों की राजनीति करने लगती हैं। आज महिलाओं की भी राजनीति करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब एबीवीपी को बार बार घेरा जा रहा है, एबीवीपी ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में दलित नहीं है या पिछड़े नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हर जाति हर धर्म के लोग हैं। तो इस प्रकार की बात करना कि एबीवीपी जो है दलितों के विरोध में काम करती है, जो छात्रों का संघर्ष दिखाया जा रहा है, मेरे लिए ये बहुत गलत बात है। अनिला जी, आपने बात बहुत महत्वपूर्ण की है कि कहीं ना कहीं जाति धर्म आदि से ऊपर उठकर देखना चाहिए और कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती ही है जो इतने सालों से भारत में शासन करते रहे। तो राजीव जी, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है वो सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है और आज आपके नेता राहुल जी वहां जाते हैं हैदराबाद, दुख प्रकट करते हैं, एक दलित के घर पे खाना खा लेते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस ने ही इस तरह के भेदभाव को कहीं ना कहीं पाल पोस कर बड़ा किया। देखिए शैलेश जी, मैं अपनी बात एक अंग्रेजी का वक्तव्य उससे शुरू करता हूँ। आई डू नॉट एग्री वॉट यू से, बट आई विल ऑलवेज डिफेंड योर राइट टू से। प्रजातंत्र जब चलेगा जब हम एक दूसरे के अधिकार के प्रति निश्चित रूप से जागरूक रहेंगे और एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करेंगे। आपका मेरे से विरोध हो सकता है, मेरा आपसे विरोध हो सकता है,
लेकिन विरोध करने की जो प्रवृत्ति है प्रजातंत्र में, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और अज्ञानता जो है बड़े बदलाव करने नहीं देती है, ये निश्चित है। इस विषय में, रोहित वेमुला के विषय में 2 चीज आती है। पहला विषय तो यह आता है कि कोई भी चीज चलाने के लिए आपको आर्थिक शक्तियां चाहिए होती हैं, अर्थतंत्र चाहिए होता है। 2015-16 का जो बजट है, जो मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया था, उसमें 19,658 करोड़ रुपए की कटौती की गई दलितों से संबंधित कार्यक्रम को लेकर के। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और दलितों के जो आपकी हायर एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप होती है, उसमें करीब करीब 600 करोड़ रुपए का बजट काटा गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। नंबर एक तो अर्थतंत्र का मैंने आपको बताया। दूसरा जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एक डीएनए होता है। उस डीएनए के तहत जब आप गोलवलकर साहब को देखते हैं और वी एंड आवर नेशन हो डिफाइंड किताब पढ़ते हैं, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, तो वो हिटलर की जो श्रेष्ठता है, जातीय श्रेष्ठता, उसकी वकालत करने का काम करते हैं। अभी अनिला जी ने कहा कि सिस्टम का फेल्योर है। हु इज गवर्निंग द सिस्टम? किससे लोग बाग अपेक्षा कर रहे हैं? लेकिन पहले इस सिस्टम को आप गवर्न कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। आज लोग बाग, बहुत सारे लोग बाग इस बात को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आरक्षण एक विषय है, या दलितों का जो विषय चंद्रमान जी ने उठाया वो विषय है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहूंगा और बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा। जिस व्यवस्था को हमारे समाज ने, सड़ी गली व्यवस्था को 5000 साल तक ढोया, उसको क्या आप 68 साल में बदल देंगे? क्या 68 साल में उनको आरक्षण अगर हमने दिया, क्या 68 साल में आरक्षण में बदलाव हो जाना चाहिए? क्या मोहन भागवत जी का जो बयान था आरक्षण की समीक्षा करने वाला, वो बयान सही था? क्या उनकी मानसिकता नहीं दर्शाता था कि दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्या एबीवीपी ने, अभी मैं आपको लेटेस्ट उत्तर प्रदेश का जिक्र किया अनिला जी ने, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, एबीवीपी का जिक्र किया अनिला जी ने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि देश का ऑक्सफोर्ड कही जाती थी, उसमें 20 तारीख को वाइस चांसलर को एबीवीपी के लोगों ने घेरा और वहां पे बहुत सारे पत्रकार गए, उनको घेरा और एक सेमिनार नहीं होने दिया। तो क्या ये नौजवान जो उभरता हुआ भारत है, जो लोग बाग, मैं ये तय करूं कि ये लड़की जींस पहनेगी या नहीं पहनेगी? मैं कौन होता हूं तय करने के लिए इसके लिए? या ये लड़का फ्रेंडशिप बैंड पहनेगा नहीं पहनेगा? मैं कौन तय करने के लिए होता हूं? मेरा काम है एज इन पॉलिटिक्स कि मैं लोगों को विकास कैसे करके देता हूं, इन नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। भारतीय समाज को चलाने के लिए ये बात समझनी होगी। प्रत्येक 10 किलोमीटर पे भाषा में, संस्कृति में, संस्कार में, रीति रिवाज में बदलाव है। इस अनेकता में एकता को कैसे कायम रखें, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, ना कि लोगों को भिड़ाने का काम। ना कि लोगों को भिड़ाने का। हमारे जो मेरा नाम अरुण मौर्य है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज का हूँ। मैं बीजेपी से सवाल पूछने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी, जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि अमेठी सांसद हैं, दलितों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक सत्ता में वो थी, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग 10 साल में रहे, युवा सम्राट राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में दलितों का जितना शोषण हो रहा है, शायद आज तक कभी किसी ने उस पर नजर नहीं डाली। तो हम ये ना कहें, किसी पे इल्जाम लगाएं। बीजेपी से भी सवाल है। क्या सवाल पूछिए? सवाल ये है कि आप दूसरों पे ब्लेम करते हैं, खुद को देखिए कि सर आप 10 साल सत्ता में रहे, आपने दलितों के लिए क्या किया अमेठी में? अब जवाब दे दूं? जी अब जवाब, आप बैठ जाएं, जवाब सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कोई भी छात्र ना तो दलित है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है अगर देश में विकास होगा, 2004 में अगर 32 लाख करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद थी देश की, तो उसको बढ़ाकर के 2014 में 125 लाख करोड़ का कांग्रेस ने किया। अगर विकास होगा, मेरे मित्र, तो देखिए सुनिए, बीच में मत बोलिए, अगर विकास होगा तो निश्चित रूप से विकास से आपको सबकी भागीदारी मिलेगी, सबको भागीदारी मिलेगी। एक चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप राइट देते हैं, राइट टू फूड देते हैं, आप राइट टू फूड देते हैं, उसमें किसका फायदा है? आप राइट टू एजुकेशन देते हैं, किसका फायदा है? आप राइट टू प्रोटेस्ट देते हैं, किसका फायदा है? आप राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, किसका फायदा है? इस सब में कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हम लोगों का जीवन अधिकार सम्मत करें और विकास में सबकी भागीदारी मिले, सबको भागीदारी मिले, वही सबसे बेहतर प्रजातंत्र होगा। जी, आप 1 मिनट रुक जाएं। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी भी कह रहे हैं,
लेकिन बातें उससे ऊपर है। मैं आप लोगों से एक सामूहिक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सब लोग विश्वविद्यालय में, संस्थानों में हैं, शिक्षा संस्थानों में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, वहां पर जातिगत भेदभाव आपको दिखाई देता है या नहीं? हाँ या नहीं में बोलिए। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, अभी भी आवाज बहुत थोड़ी सी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का भेदभाव दिखाई देता है? कोई एक मैं चाहूंगा कि कोई एक लड़की बोले आपके आगे। जी आप। सर, भेदभाव तो सबसे पहले शुरू होती है हमारे बचपन से, जहाँ पे हमें हमारे जो हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर कर दिया गया है कि अगर हम एक गली में रहते हैं तो हम घर वाले हैं, गली से निकलते हैं तो मोहल्ले वाले हैं, क्षेत्र से निकलते हैं तो क्षेत्र वाले हैं, राज्य से निकलते हैं तो राज्य वाले हैं। और जब एक समूह में आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ पे एक मिनी इंडिया कहा जा सकता है, हिंदुस्तान के हर तबके से लोग आए हुए हैं, वहां पे आने के बाद एक बिहारी होता है तो एक मराठी होता है तो एक उत्तर प्रदेशी होता है। तो ये है भेदभाव का। चलिए, इस भेदभाव एक सवाल है मेरा। जी, सवाल पर हम आएंगे। मैं चाहता हूं कि लड़कियों में से कोई एक अपनी राय व्यक्त करे। आप आगे देखिए, आगे दीजिए माइक, जो लोग बोलना चाहें। ये भेदभाव होता है या नहीं? किस किस तरह से होता है? बहुत तरीकों से भेदभाव होता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग कोई किसी को बता देता है कि मैंने, एक बंदा ये भी नहीं बोल सकता कि वो एससी है, क्योंकि अगर वो बोल देगा ओह तुम तो, ये बोला जाता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। और मोदी जी कहते हैं कि हमें आरक्षण खत्म करना चाहिए। आज आजादी के इतने मोदी जी नहीं कहते तो हुआ, बिहार में हुआ, कोई भी नहीं कहता इस प्रकार की ये बात हुई है कि हम, और आप लोगों को एक चीज, और हाँ बोलिए, मैं आपको करेक्ट करूंगी, मोदी जी नहीं कहते। सरकार कहती है कि हम आरक्षण हटाएंगे। आज 60 साल सरकार नहीं कहती है बेटा, आप अपने फैक्ट्स ठीक करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस आपके फैक्ट्स गलत ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, शैलेश जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और इन नौजवानों से मुखातिब होकर के कहना चाहूंगा। एक बार सुनिए, आप एक एक करके सवाल तो पूछने दो। तो आप अपने इसको अलग हट के आप बात करो। बीजेपी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल नहीं कहा। बोलने तो दो जी, आप उनको बोलने दें। आप माइक पे बोलिएगा, मैं जवाब। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट तो बोलने दो। मैं नहीं, आप करिएगा प्रश्न में जवाब दें। हम ये चाहते हैं आप रुक जाएं। मैं आपके पास में आऊंगा, आपके पास में आऊंगा। रिक्वेस्ट है और आप शैलेश जी, मैंने बहुत कम टाइम लिया है, 1 मिनट, मैं सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा। 30 सेकंड। मेरे मित्रों जो यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, सन 80 का दशक, सन 90 का दशक याद करिए। मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर आर्थिक रूप से देश प्रगति करेगा तो उसमें सभी को उसमें भागीदारी मिलेगी। 80-90 के दशक में सिर्फ बाटा का जूता और टाटा का ट्रक हुआ करता था देश में। आज मिडिल क्लास के पास सारे ब्रांड्स आकर के, विश्व के सारे ब्रांड आकर के आपके दरवाजे पर खड़े हैं। आप परचेज कर पा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आप आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्रजातंत्र में यदि हम जाति और धर्म में उलझ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो गलत चीज होगी। आज का नौजवान नहीं उलझना चाहता है, लेकिन सियासतदान उलझाना चाहते हैं और बीजेपी की मानसिकता उलझाना चाहती है। जातीय राजनीति में जाना नहीं चाहिए, पर राजनीति जातीय राजनीति है। अलका जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं। हाँ जी। और आप महिला भी हैं। वहां भेदभाव महिला और पुरुष का भी के बीच भी है, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव से बताएं कि किस किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, यूनियनों के बीच और आम छात्रों के बीच भेदभाव दिखाई देता है। देखिए, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय, मैं कह रही हूँ, बहुत लंबा सफर रिया। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, छात्र संगठनों में रही। हम किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक नेता को मैं दोषी नहीं मानती हूँ। मैं पूरा इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, इस हिंदुस्तान की राजनीति को जिम्मेदार मानती हूँ, जो आज भी इन जातियों के बीच में, उसके ताने बाने के बीच में इस देश को उलझा कर रखा हुआ है। पर बदलेगा कैसे? ये बदलेंगे, ये तय करेंगे कि क्या हमें अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को ऊपर रखना है, या रोहित की तरह इंसान और इंसानियत के लिए लड़ना है। क्योंकि रोहित को और उसी तरह हमें और आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। उन्होंने लिखा मुजफ्फरनगर के बाद क्या, उन्होंने याकूब मेनन की, मुझे लगता है कि फांसी के ऊपर कुछ नहीं बोला। एक डिबेट हुई थी जिसमें हमें भी बुलाया गया, हम भी गए, लेकिन बात हुई थी कि क्या इस देश के अंदर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
हम लोगों ने उस डिबेट में पार्टिसिपेशन किया, लेकिन जैसे हम पार्टिसिपेशन करने पहुंचे, एबीवीपी के लोगों ने सोशल मीडिया में इस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा किया कि हम लोग याकूब मेनन की फांसी की माफी के लिए गए हैं। तो पूरा एजेंडा रोहित के खिलाफ भी वही किया गया। रोहित या हमारे जैसे लोग या आप भी, आज भी मैं कहती हूं, इस देश के अंदर किसी भी अपराध के लिए क्या कैपिटल पनिशमेंट हो या ना हो, एक डिबेट है जिसको करने का हर एक को हक है, जिस पर रोहित भी कर रहे थे। लेकिन रोहित को यह कह दिया गया कि वो एंटी नेशनल है, वो बिल्कुल देशद्रोही है, वो एक आतंकी को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिसका हमने कभी कोई प्रयास नहीं किया, कभी कोई प्रयास नहीं। प्रजातंत्र का छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अमेरिका के एक राइटर हैं, सोशल राइटर हैं, थिंकर हैं, नॉम चॉम्स्की। वो कहते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी है पूरे विश्व का, लेकिन अमेरिकन उनकी स्पष्टवादिता पे गर्व करते हैं। क्या हम उस प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जो आज का नौजवान है, देखिए आज के नौजवान के सपने हैं, हर वर्ग के नौजवान के सपने होते हैं, लेकिन वो रोजगार चाहता है। क्या सरकार रोजगार के प्रति गंभीर है? क्या रोहित वेमुला रोजगार नहीं चाहते थे? क्या वो नहीं चाहते थे कि उनका परिवार फ्लरिश करे? जाहिर सी बात है कि रोजगार, मेरा कहना यह है कि देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ाइए। आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा देश तो निश्चित रूप से सबको उसमें भागीदारी मिलेगी। और ये प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं। करने के बाद अब कहा जा रहा है कि युवा को रोजगार चाहिए। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन डिबेट को फिर से उसी मुद्दे पर लाने के लिए रोहित ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसका एक हिस्सा और पढ़कर सुनाता हूं मैं। एक इंसान की कीमत, उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका जाता। इस तरह का खत मैं पहली दफा लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का ये मेरा पहला अनुभव है। अगर कदम सार्थक न हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। चंद्रभान जी, देखिए, अगर उस पत्र को आप सब लोग पढ़ें तो आपको यकीन होगा कि एक इसके अंदर, रोहित के अंदर एक फिलासफर पनप रहा था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये जिस तरह से मीडिया ने और देश भर के विश्वविद्यालयों ने दलित सवाल पर अपनी एक स्टैंड रखी है, क्लियर कट, और दलितों के साथ देश खड़ा हुआ है। जिस तरह से ये यंग जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, इतने ऑनेस्टी के साथ मान रहे हैं कि हाँ जाति का यूनिवर्सिटीज में असर होता है, तो इससे एक नए भारत बनने की उम्मीद जगती है। मुझे एक नए भारत की उम्मीद जगती है, तो नए भारत की तरफ हम चलते हैं। नहीं, जो लोग बोल चुके हैं उनको नहीं। हाँ, आप इनको दें। जी नमस्कार, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से राहुल ओझा। मैं चंद्रभान जी से बोलना चाहूँगा, क्या एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका वहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में यूनियन है, उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिव मेंबर का सोशल बाइकाट हो सकता है? क्या एबीवीपी इसका सोशल बाइकाट कर सकती थी, जबकि उस वो स्टूडेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसका वहाँ यूनियन है, फिर भी उसका सोशल बाइकाट हुआ? क्या ये अम्बेडकर के विचार इतने कमजोर थे? इस पे जवाब मैं देना चाहूंगा। जी, पहले चंद्रभान जी से उन्होंने पूछा है। नहीं, देखिए, यह व्यक्ति की पहचान, उस पहचान की बात कर रहे हैं ना ये अपने खत में। आप किसी का बायकाट व्यवहार में करें या न करें, कोई सिर्फ कह दे कि मैं आपका बायकाट करता हूं, कोई आप में से कह दे कि हम तो आपके साथ चाय कभी पिएंगे नहीं, आप उस लायक नहीं हैं, भले बाद में आपके साथ चाय पी ले, तो मात्र यह कहने से ही अगर आपके पास दिल है, दिमाग है, तो कितनी तकलीफ हो सकती है। देखिए, रोहित वेमुला के केस में मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, 31 अगस्त 2015 तक कुछ नहीं होता है और 31 अगस्त 2015 को सब कुछ घटित हो जाता है। उससे पहले जो वाइस चांसलर है कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन ये वर्तमान वाइस चांसलर 31 अगस्त 2015 को आदेश देते हैं कि इनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर जिस नौजवान ने एबीवीपी के कराई है, क्या आपको पता है कि उनका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, जबकि उन्होंने जो एफआईआर कराई, वो एफआईआर कराई निश्चित रूप से कि रोहित ने मुझे मारपीट की। एक व्यक्ति के साथ षड्यंत्र हो रहा है, एक मस्तिष्क के साथ षड्यंत्र हो रहा है। क्या नौजवान मस्तिष्क नहीं है?
क्या ये नौजवान जितने बैठे हैं या मैं भी एक मस्तिष्क हूं कि अपने देश के लिए मेरे को कुछ देने का अधिकार नहीं है? तो उस अधिकार को छीनने के लिए जो फ्यूडल व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था, जिससे एबीवीपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ग्रस्त है, उस पर चोट करना चाहते हैं हम लोग बात। ये जो है व्यवस्था देश में नहीं चल सकती। देश में प्रत्येक विद्यार्थी का एक मस्तिष्क है जो अपने देश को कुछ देना चाहता है। राजीव जी, आपने कहा कि फ्यूडल मानसिकता से ग्रस्त है बीजेपी आरएसएस। मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे ज्यादा भूतपूर्व राजा महाराजा कांग्रेस में ही थे। बिल्कुल कांग्रेस में सुनिए, और इंदिरा गांधी जी ने राजा महाराजा को फ्री बस में खत्म किए। लेकिन ये भी मत भूलिए आप शैलेश जी, इंदिरा 60 वर्ष जो है इस देश में राज करके अब ये प्रवचन दे रहे हैं। मैं फिर से इस पे सहमत नहीं है। दलितों को, पिछड़ों को वो सही है, वो सही है। अगड़ों की राजनीति करी है हमेशा। ईश्वर ने किसी को राइट नहीं दिया कि वो अपने पेरेंट्स चूज करे। अगर मैं राजा परिवार में पैदा हो गया तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। लेकिन यदि मैंने सिर्फ अपने साथियों को सिर्फ बराबर का करता हूं, मैं सिर्फ एक पॉइंट रख रहा था कि सामंती मानसिकता और व्यवस्था इस देश के लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इंक्लूडिंग मार्क्सवादी पार्टियां भी उनका पोषण करती है। ये एक तथ्य है। मैं एक बार उर्मिलेश जी काफी देर से बैठे हैं, जो संवेदना उस खत में दिखाई देती है, जो दर्द दिखाई देता है, वो एक व्यक्ति के दर्द से ज्यादा बढ़कर दिखता है। वो दर्द ऐसा लगता है कि एक पूरे समाज का दर्द है, उसकी पीड़ा है। तो आखिरकार इस तरह की पीड़ा को जब उनकी मौत हो गई उसके बाद तो बहुत लोग बोल रहे हैं, नेता जा रहे हैं, किसी ने उसको पहले उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर राजनीतिक दलों को पहले क्या हो गया था? देखिए, ये चिट्ठी जब मैं स्वयं भी पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन मानिए, मैं कहना नहीं चाहता सार्वजनिक तौर पर अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को, मेरी आंखों से स्वतः आंसू गिर गए। और ऐसा लगता है कि ये इस लड़के ने जो खत लिखा वो जैसे तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर जैसे उसके अंदर उमड़ रहा था। और मुझे एक अपने दोस्त की कविता याद आ रही है, मरहूम दोस्त की। ये तुम्हारी आँख है या तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, ये तुम्हारी आँख है या तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोहित वेमुला की जो पीड़ा है, जो दर्द है और जो बड़े दार्शनिक अंदाज में फूटता है, बिल्कुल वैचारिकता है और बहुत गहन और बहुत ताकत के साथ वो उभरती है, उसे हमारी सियासत समझ नहीं सकती। जो मौजूदा सियासत इस देश की है, मुझे नहीं लगता कि वो समझ सकती। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब रोहित वेमुला की मौत पर सियासत हो रही है, अरे भाई, जब वो सियासत का शिकार हुआ है, वह स्वयं मारा गया है सियासत में। हमारे सारे विश्वविद्यालयों को मारा जा रहा है। दुनिया के विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड में हमारे विश्वविद्यालय कहीं नहीं ठहरते, इतना खर्च के बावजूद। और दूसरी बात, खर्च लगातार कम किया जा रहा है शिक्षा पर। इस बार भी शिक्षा पर कम किया गया है। तीसरी तरफ आपने दलित, आदिवासी या उत्पीड़ित समाज के जितने लोग हैं, आप अगर जाइए विश्वविद्यालयों में देखिए क्या माहौल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से लेकर सफदरजंग तक की कहानी, वहां दलित छात्रों को एक जगह खाने तक नहीं दिया जाता है। ये सवाल के बारे में और आपने बारे में सर एक सेकंड, और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, सामंती। देखिए, आपने जेएनयू का, अरे आपने मार्क्सवादियों का नाम लिया, तमाम पार्टियों का नाम लिया। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मार्क्सवादी हों, चाहे बीएचयू के ब्राह्मणवादी हों, दलित उत्पीड़ित छात्रों के मामले में दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट देख लीजिए, पीएचडी स्कॉलर्स का देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड, दोनों की हालत एक है। और यही कारण है कि इस देश में लेफ्ट जो था, जिसके पास एक जनाधार था दलित पिछड़े वर्ग में, उसका सफाया होता गया। ये एहसास के लेवल पर जब लोगों ने पाया, तब उनकी आंख खुली। तो ये इस देश की एक हकीकत है, इसको बदलने में वक्त लगेगा। आपने कहा शैलेश जी, मैं बच्चों से एक चीज क्लियर कर दूं, और अभी उर्मिलेश जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। और 60 वर्ष कांग्रेस ने इस देश पे राज किया है, और किस प्रकार से दलितों को और पिछड़ों को और पीछे किया है, इसमें इनका पूरा हाथ है, और ये नकार नहीं सकते। मैं समझता हूँ मैं जरा, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, ये समझेंगे इस बात को। हिंदुस्तान का जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ था
तो न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से छोटा बजट था हिंदुस्तान का, और ये रिकॉर्ड्स में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 60 साल में इतने गरीब मुल्क को आर्थिक रूप से आप चौथे नंबर में पूरे विश्व पे ले आते हैं, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया, तो उसका क्रेडिट पे आपको देना चाहिए। लेकिन ये आपकी सोच है जी अलका जी। देखिए, मैं ये कहूंगी रोहित का पत्र जैसे आपने पढ़ा, कहा मेरी आंखों में आंसू थे। हमने सबक क्या लिया? उसकी आत्महत्या नहीं, हत्या हुई, सबक नहीं लिया हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां, दलित छात्र आपकी तरह बहुतों ने लेटर पढ़े, 2 दलित छात्रों ने पत्र पढ़ा और उनको फ्रीडम टू प्रोटेस्ट के तहत उन्होंने जब अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहा, आज का भी हकीकत है उन दोनों दलित छात्रों को भी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के उसमें हॉस्टल से निकाल दिया गया है। यानी कि आपने सबक नहीं लिया। आपको रोहित का पत्र खाली रोहित की विडंबना, वो दर्द को नहीं बयान कर रहा था, उनकी पूरी कम्युनिटी को जो पूरे देश में है, जिसको भी लेटर पढ़कर, जो पत्र पढ़कर जो है वो आंखों में मैं कहूंगी आंसू आ गए, या वो प्रधानमंत्री जी के सामने एक अपील लेकर गए। और प्रधानमंत्री जी 5 दिन इंतजार करते रहे। जब वो दूसरे राज्य के दौरे पर गए, 2 दलित छात्रों ने विरोध किया, उसके बाद कार्रवाई करने की बजाय आप उन दलित छात्रों को, उनको भी हॉस्टल से बेदखल कर दिया। यानी कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, ये तथ्य भी सामने आएगा। वो हॉस्टल से नहीं, नहीं, ऑडियो हॉल से निकाला गया था। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक प्रश्न है जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, स्वागत है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मैं ही तो अपराधी हूं और मैं ही निर्णय दूंगा, ये कैसे संभव है? जब तक एचआरडी मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय और वीसीओ इस्तीफा नहीं देते हैं, उस जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब क्या है? ये आप लोगों को बेवकूफ मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा आप उठा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो जांच करेगी। राजीव जी, ऐसी जांचें होती रही हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, चंद्रभान जी, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। ये तो वही बात है। हर सरकार में इंडिपेंडेंट बॉडीज बनती हैं और वो जांच करती हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। राजीव जी इसको राजनीतिक जुमला पहनाना में इस्तीफा लेते हैं तभी आपको माना जाएगा कि आप ठीक न्याय करना चाहते हैं, तो उसका आप न्याय नहीं देना चाहते लोगों को। जी चंद्रभान जी, वो तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। बताता हूं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपने बचपन में दलित बच्चों को रोते देखा है क्योंकि खाना नहीं है, उनकी माओं को रोते देखा है कि उनके पास खाना जुटाने की ताकत नहीं है, पिताजी के पास कपड़े नहीं हैं, वो इसलिए रो रहे हैं। तो मैं आंसुओं के बीच अपना बचपन गुजारा हूं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर 1 महीने लेट, 5 दिन लेट, 15 दिन लेट, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो मैं उसको विश्वास करूंगा और उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और न मैं किसी पक्ष का हूं। तो प्रधानमंत्री ने जो जेस्चर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को बजट तो नहीं काटना चाहिए। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हम आपको नहीं टोक रहे थे, तो क्यों आप हमको टोक रहे हैं? तो प्रधानमंत्री के इस जेस्चर पर जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका फॉलोअप भी है। तुरंत यूनिवर्सिटी ने 8 लाख का उनको घोषित किया परिवार को मुआवजा दिया और केंद्र सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी उस पर तुरंत अनाउंस की और अतिशीघ्र न्याय मिल जाए, ऐसा भी होता नहीं है। ये उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन सर, तब भी हम आपको न्याय चाहिए या मुआवजा चाहिए? ये बहुत बड़ा तय करना न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए, न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए। आप न्याय नहीं देंगे, मुआवजा बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठहर जाइए को मुआवजे से पहले ठहर जाइए, न्याय मिले। ठहर जाइए, मुआवजा भी न्याय की तरफ एक कदम ही है। शैलेश जी, परिवार मोदी सरकार 20% शिक्षा का बजट कम करती है और फिर कहती है हम न्याय करेंगे। नहीं सर, इसमें एक समस्या है। मैं कोई पार्टी का नहीं हूं, एक जर्नलिस्ट हूं, कि भाई आपने 8 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया, आपने यह भी घोषित किया कि 5 छात्र वापस आ जाएंगे, रोहित वेमुला सहित, जो अब नहीं है इस दुनिया में, आपने उसका भी रेस्ट्रिक्शन वापस किया है, एक्सपल्सन। अब मेरा यह कहना है कि जब अपने मान लिया कि आप अपराध किए थे 2, आपने मान लिया कि आप ही ने ब्लेंडर्स किए, आपने गलतियां की और आप कह रहे हैं कि उनका कंपनसेशन दे रहे हैं, तो फिर आपको रहने का अधिकार कैसे है? यस, हटाना चाहिए। तो ये भी मैं समझता हूं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी वेलकम,
लेकिन वाइस चांसलर मस्ट गो। नहीं एचआरडी मिनिस्टर भी जल्द चाहिए। 3 महीने की तो बात है, जाहिर सी बात है। 3 महीने की बात है ना, आप 3 महीने में निर्णय देंगे तो 3 महीने के लिए आप बंडारू दत्तात्रेय जी को बैठाइए, एचआरडी मिनिस्टर को बैठाइए, वीसी को बैठाइए। 3 महीने बाद रिस्टेट कर दीजिए अगर वो सही है। मेरा एक राजीव जी एक बात बहुत साफ है। नहीं, जब रोहित जिंदा था तब उसके 1,75,000 हक के तो दिए नहीं इन लोगों ने। आज वो नहीं रहा तो 8 लाख रुपए दे रहे हैं। इस पूरे बातचीत में मुआवजा मत कहिए या आर्थिक सहायता राशि कहिए, मौत पे मुआवजा नहीं होना, ये फैशन बंद होना चाहिए देश में। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि यही बंडारू दत्तात्रेय थे और यही मानव संसाधन मंत्री थी, फिर भी एक वाइस चांसलर ने जो इसके पहले थे उन्होंने देखा कि ये नहीं गलत है तो उन्होंने फैसला रजिस्टर किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे वाइस चांसलर आए तो उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो इससे यह लगता है कि मिनिस्ट्री का पूरा हस्तक्षेप और सांसद का हस्तक्षेप उतना नहीं है जितनी जिम्मेदारी की वाइस चांसलर की है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा फैलाने लगते हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर ये फैसला वाइस चांसलर का था और वहां के लोगों का था तो सीधे बात उनकी होनी चाहिए, दबाव किसने डाला? नहीं तो डिफ्यूज हो जाएगा। दबाव किसने डाला? नंबर 1, आपने ये उदाहरण दिया कि बीसी की जिम्मेदारी है। दबाव पहले भी था ना, पहले भी तो चिट्ठी लिखी गई थी। स्वामी साहब ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा, आपको याद है? ये इतनी राजनीति कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है देश में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है, उनको पैदा कर रही है। तो जब ये सोच होगी चुने हुए प्रतिनिधियों की या बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की, तो आप विश्वविद्यालयों को किस तरफ ले जा रहे हैं? राजीव जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि रोहित जी जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, उसके ऊपर कांग्रेस बहुत राजनीति कर रही है, लगातार कर रही है। देश को राजनीति के शिकार हुए तो कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। 1996 में बच्चों आप लोग भी सुनो, विपक्षी दलों का दायित्व है कि जहां भी अन्याय हो वहां जाएं। आप भी सुन लीजिए, आपको रुक जाए 1996 में 3 बच्चे केरला में एबीवीपी के 3 बच्चे जो कि एक कॉलेज में इसी तरीके का एक इलेक्शंस वगैरह होने वाले थे और 2 गुटों में झगड़ा हो गया और एबीवीपी के 3 बच्चे थे, उनको दौड़ा के पत्थरों से मार के दूसरे गुटों ने एक नदी में डुबो दिया। उस वक्त कांग्रेस ही थी और उसने कुछ नहीं किया। आज बैठकर रोहित की मौत पे राजनीति कर रहे हैं, जब खुद सत्ता में होते हैं, जब वही काम कर रही है जो बीजेपी ने 60 साल से हमारे साथ किया है। सिर्फ आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं। आरोप आप लोग लगाते हैं, आरोप कांग्रेस लगाती है। काम करेंगे नहीं। 1967 में उसके बाद करेंगे हम छात्रों के सबसे बड़े हितैषी। जब आप बैठते हैं, जब छात्र बढ़ते हैं, तब आप लोग आपके पास सारे कार्य होते हैं। मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को डिलीवर करे छात्रों के लिए जो है क्या भारतीय जनता पार्टी रोजगार दिए? पूछे छात्रों से, भाइयों बहनों रोजगार मिले? ये जो है पढ़ाई तो पूरी करने दीजिए राजीव जी। समय से पहले की बात है। आप बोलिए। मैम एक मिनट मैं जवाब देता हूँ जी। माना कि आपकी बात ये सच है कि राजनीति होती है हर इशू पे, लेकिन राजनीति होने के बाद ही इंसाफ मिल पाता है, चाहे वो अखलाक को मिले, चाहे आने वाले टाइम में रोहित को मिले। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, छात्र की कोई जाति होती है या छात्र का कोई मजहब होता है? तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर के ऊपर सेमिनार से लेकर हैदराबाद में एक दलित के ऊपर शोषण की बात क्यों उठ जाती है? अलका जी, आप ये बताइए कि कैसे ये जो समस्या है, जो जातिगत भेदभाव है कैंपस में, कम से कम उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बस एक सेंटेंस। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के अपने बिल्कुल एक वोट बैंक के तौर पर जब तक इसे देखना बंद नहीं करेंगे कि ये वोट बैंक है, ये दलित है, ये मुस्लिम है और हर कोई उस पर अपना हक जताने की जिस तरह से प्रयास कर रहा है, वो जब तक नहीं टूटेगा ये चीज यूं ही चलेगी और जिसे इन्हें तोड़ना पड़ेगा, जो युवा है आज युवा है उनको। अनिला जी, मैं ये कहती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको वही रहने दो। इनका काम है पढ़ाई करना, पढ़ने दो, एक अच्छा नागरिक बनने दो, जिससे कि वो अपना भी भला करेंगे, इस देश का भी भला करेंगे। उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, उनकी राजनीति है, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी तक सीमित रहने दो। अगर राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती रहेंगी तो इस प्रकार के कांड बारंबार होते रहेंगे। जी
उर्मिलेश जी, ये गोलमोल बात करने से नहीं होता कि वो मनुष्य हैं, वो छात्र हैं, वो ये हैं, ऐसे नहीं होता। ये मानकर चलिए कि भारत में जात पात है, मानकर चलिए कि यहां वर्णवाद है, मानकर चलिए कि यहां सांप्रदायिकता है। जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक जब शिनाख्त नहीं करेंगे तो रोग को दूर कैसे करेंगे? मेरा मानना है, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि विश्वविद्यालयों में एफर्मेटिव एक्शन के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, जैसे दुनिया के तमाम मुल्कों में किया गया। अमेरिका में तो मीडिया में भी किया गया, मीडिया में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज में जो दलित छात्र हैं, जो ओबीसी छात्र हैं, जो ट्राइबल्स हैं, इनको सही न्याय तभी मिलेगा जब फेलोशिप बांटने वाली कमेटियां, चाहे यूजीसी की हो, मानव संसाधन मंत्रालय की और स्पेस विशेषज्ञ समितियां हो, सब में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। राजीव जी, देखिए, जाति न पूछो छात्रों की, जैसे जाति न पूछो साधु की, ऐसी जाति न पूछो छात्रों की। छात्रों को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार से मांग है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बजट में कटौती ना करे, बजट को बढ़ाने का काम करे, जैसे कांग्रेस ने बजट बढ़ाया था। चंद्रभान जी, एजुकेशन में दलित से जुड़ी हुई मुद्दों की के सबसे बड़ा एक जो संकट है, कि दलितों को प्रैक्टिकल में नंबर कम मिलते हैं, थियरी में अच्छे मिलते हैं। दलितों को इंटरनल असेसमेंट में नंबर कम मिलते हैं, एक्सटर्नल में ज़्यादा मिलते हैं। तो इस बात का एविडेंस हर यूनिवर्सिटी में अगर है, हर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो यह एविडेंस है। इस पर एक देश में इस पर एक गंभीर विचार होना चाहिए कि ऐसा क्यों कि दलित थियरी में ज़्यादा पढ़ता है, प्रैक्टिकल में कम हो जाता है। आखिरी बात आप लोगों से वो ये कि क्या आप प्रण करते हो कि इस तरह के भेदभाव को दूर करोगे? हाथ उठाकर जो लोग सहमत हैं, सब लोग हाथ उठाएं, दोनों हाथ, ताकि लगे, और हाँ बोलिए जोर से ताकि ये लगे। तो सब लोग सहमत हैं। अलका जी, इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिला जी, उर्मिलेश जी, राजीव जी और हमारे सभी चंद्रभान जी, सब लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आप युवा वर्ग के प्रतिनिधि, आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये प्रोग्राम पर यहीं विराम लगाते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।